Today I will learn about epidemiology introduction, incidence, what is prevalence, relationship between incidence and prevalence, epidemiological methods and descriptive analysis. First, epidemiology. What is epidemiology? Definition क्या है epidemiology का? Study of distribution and determinants of health related events in specified population. Study of distribution and determinants of health related events in specified population and the application of this study to the control of health problems. Epidemiology के 3 कंपोनेंट हैं: फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज. इन एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या करते हैं? यूनिट ऑफ स्टडी इज पॉपुलेशन, कंसर्न विद डिजीज पैटर्न इन द एंटायर पॉपुलेशन, इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप बिटवीन केस एंड पॉपुलेशन. इन एपिडेमियोलॉजी we seeks to identify source of infection, mode of spread and etiological factors. Measurements of epidemiology. हम कौन से हेडिंग में पढ़ेंगे? एपिडेमियोलॉजी. डिफिनेशन हो गया, 3 कंपोनेंट हो गया: फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज. चौथा, इन एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या है? यूनिट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, कंसर्न विद डिजीज पैटर्न इन द एंटायर पॉपुलेशन, इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप बिटवीन केस एंड पॉपुलेशन, सिक्स टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ स्प्रेड एंड एटियोलॉजिकल फैक्टर. अब आ जाते हैं मेजरमेंट्स ऑफ. इसके आगे हम देखेंगे कौन कौन सी हेडिंग है. मेजरमेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मेजरमेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी. अब मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में क्या मेजरमेंट करेंगे? मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर काजिंग द डिजीज, मेजरमेंट ऑफ नीड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, measurement of demographic variables. मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी क्या क्या है? रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन. 3 चीज़ें हैं: रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन. रेट क्या है? न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लायर इज 1000, 1,10,000 एक्सेट्रा. मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी को कैसे चेक करेंगे? इसमें इंसिडेंस, प्रिविलेंस. मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी, क्रूड डेथ रेट, केस फैटेलिटी रेट. क्रूड डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ इन एन एरिया इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन. नंबर ऑफ डेथ इन एन एरिया इन अ ईयर, एक जगह पे एक साल में कितने लोग मरे, डिवाइडेड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन. क्रूड डेथ रेट है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा. CDR इज इक्वल टू कितने मरे एक एरिया में एक साल में अपॉन टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000. मिड ईयर पॉपुलेशन वो होता है जो पॉपुलेशन 1 जुलाई को होता है. केस फैटेलिटी रेट. केस फैटेलिटी रेट यहाँ पे केस है. केस का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज और केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज इंटू 100 या रेट. केस फैटेलिटी रेट रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ डिजीज और वायलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Case fatality rate is a better indicator of severity of an acute disease. यहाँ से सर्वाइवल रेट भी आता है. सर्वाइवल रेट describes prognosis usually in cancer studies. सर्वाइवल रेट टोटल नंबर ऑफ
patient alive after 5 years divided by total number of patients diagnosed or treated into 100. सर्वाइवल रेट होता है टोटल कितने लोग बच गए 5 साल में डायग्नोस या ट्रीट होने के बाद. सर्वाइवल रेट total number of patients alive after 5 years divided by total number of diagnosed or treated into 100. अब देखते हैं इंसिडेंट्स क्या. इंसिडेंट नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन a defined population during a specified time period. स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कितने नए केस आए. इंसिडेंट्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यू केसेस at a given time. New cases at a given time divided by population at risk during that time into 1000. Incidence new cases at a time divided by population at risk at that time into 1000. Incidence is a rate and prevalence is a proportion. Incidence is expressed per 1000. Incidence is not influenced by duration of disease. Incidence is a probability that a healthy individual will develop the disease during a specified period. Incidence decreases if a particular program is effective. Absolutely right. स्पेशल इंसिडेंस रेट. स्पेशल इंसिडेंस रेट हम देखेंगे क्या होता है. जैसे दो चीज़ें हैं अटैक रेट सेकेंडरी अटैक रेट. अटैक रेट क्या है नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ गिवन टाइम पीरियड. यहाँ पे नहीं होगा. नंबर ऑफ न्यू केसेस इन टाइम इंटरवल स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क एट दैट इंटरवल इनटू 100. वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होता था इंसिडेंस में. यहाँ पे 100 से बस अंतर इतना ही है अटैक रेट और इंसिडेंस में. इंसिडेंस रेट है प्रिवेलेंस प्रोपोर्शन है. अटैक रेट का फार्मूला क्या है न्यू केसेस इन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू 100. सेकेंडरी अटैक रेट क्या है. सेकेंडरी अटैक रेट वो होता है जब कहीं एंडेमिक हुआ किसी डिजीज़ का. वहाँ पे पहले एक आदमी बीमार होगा प्राइमरी केस होगा. उस बीमार आदमी से जो आगे वो दूसरों को बीमार करेगा वहाँ से आएगा सेकेंडरी अटैक. वो होगा सेकेंडरी अटैक रेट. नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू द प्राइमरी केस. Denominator includes only those susceptible in close contact. Secondary attack rate is an index of communicability. सेकेंडरी अटैक रेट का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग डिजीज्ड पर्सन विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड डिवाइडेड बाय एक्सपोज्ड ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट्स इनटू 100. SAR is equal to exposed person developing disease within the range of incubation period of the disease divided by total susceptible person. See here, if in a family one person is vaccinated from a particular disease that is developing in that area, then that person will not be susceptible because they are vaccinated. Okay.
Now I will read the prevalence. What is prevalence? World plus new cases existing at a given point in a time or over a time period in a given population. Prevalence is a proportion, not a ratio, always expressed in percentage. Two type: point prevalence and period prevalence. You can see point prevalence and period prevalence. It's very easy. Now we see the relationship. We will see relationship between prevalence and incidence. I can imagine as hand basin and a tap. Water coming from the tap is incidence, and going out from this basin is recovery rate or death. And the water that are accumulated in that basin, we can imagine that as a prevalence. Prevalence is equal to incidence into duration of disease. Prevalence is equal to incidence into ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज. ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, प्रिवलेंस ज़्यादा होगा. प्रिवलेंस डिस्क्राइब द बैलेंस बिटवीन इंसिडेंस, मोर्टेलिटी एंड रिकवरी. लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, ग्रेटर इज द प्रिवलेंस. chronic disease, that is neither curable disease nor rapidly fatal. Duration of the disease can be shorter under two circumstances. Either disease is very fatal, disease is very curable. If the disease is very fatal and or disease are very easily curable, then prevalence will be less. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं. अगर कोई नया इफेक्टिव ट्रीटमेंट आता है तो क्या होगा. कोई अगर नया इफेक्टिव ट्रीटमेंट आता है बाज़ार में तो प्रिवलेंस पे क्या असर पड़ेगा. इफेक्टिव अगर वो होगा तो प्रिवलेंस कम हो जाएगा. इंसिडेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं, और प्रिवलेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा. इंसिडेंस विल नॉट चेंज एज देयर इज़ नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यू केसेज. अगर कोई नया ड्रग आएगा तो इंसिडेंस उतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई केस नहीं आने वाला है. लेकिन प्रिवलेंस पे क्या असर पड़ेगा हम देखेंगे. हियर इज न्यू ड्रग विल इधर क्योर द डिजीज, सो ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज इट विल डिक्रीज. जो नया ड्रग आया है वो डिजीज़ को क्या करेगा, या तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या तो उसको बिल्कुल क्योर कर देगा. कंट्रोल करेगा तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ बढ़ेगा जिससे प्रेवलेंस बढ़ेगा. गलत हो गया. ड्रग क्या करेगा, क्योर द डिजीज़, सो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ विल डिक्रीज, so the prevalence will also decrease. If the new drug is not cure is unable to cure the disease, then disease not cure the disease but will decrease the mortality, so the duration of disease will increase, and so the prevalence will also increase. नया ड्रग आएगा तो इंसिडेंस नहीं चेंज होगा. नया ड्रग दो चीज़ कर सकता है, क्योर कर सकता है या डिजीज़ का मोर्टेलिटी रेट कम करके ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ को बढ़ा सकता है. If the disease is more fatal, then the duration of disease will increase and hence the prevalence will also decrease. Epidemiological methods. Types of epidemiological studies can be broadly divided into two parts. Observational studies, जो हम देखते हैं बस देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. दूसरा है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जाता है.
अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी दो तरह का हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड एनालिटिकल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, उन्हें हम थ्योरी बनाते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं। एनालिटिकल में क्या है, हम और डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको फिर से देखते हैं। एनालिटिकल स्टडी क्या चीज़ है, एनालिटिकल स्टडी 6 तरह का होता है। इकोलॉजिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज़, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडीज़, केस सीरीज स्टडीज़, कोहार्ट स्टडीज़। तरह का कोहार्ट भी 3 तरह का होता है, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एंड मिक्स्ड। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं। randomized control trial, field trial, community trial and clinical trial. Unit of study is patient clinical trial, लेकिन RCT में unit of study will be patient. Field trial में unit of study is healthy people. Field trial. Community trial में unit of study is community. Clinical trial unit of study is patient. RCT की पेशेंट है, क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट है। फील्ड ट्रायल में हेल्दी इंडिविजुअल, कम्युनिटी ट्रायल में कम्युनिटी। सीक्वेंस ऑफ स्टडीज इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि कैसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे जिस ऑर्डर में है, ऑब्जर्वेशन का पहले होगा, जिसमें ऑब्जर्वेशन में हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे, इसके बाद एनालिटिकल स्टडी, इसके बाद हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करेंगे कि हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी किए थे वो कितना सही गलत है। अब यूटिलिटीज ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉजैलिटी। अब जितने भी हमने स्टडी किए हैं उनमें सबसे भरोसेमंद क्या है, सबसे भरोसेमंद है मेटा एनालिसिस, फिर RCT है, कोहार्ट स्टडी है, फिर केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। हाईएस्ट इम्पोर्टेंस इज गिवन टू स्ट्रॉन्गेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मेटा एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड ब्लाइंड ट्रायल्स। Meta-analysis is a gold standard, highest clinical relevance. Now we will understand the descriptive epidemiology. Descriptive studies क्या होती हैं? Studying distribution of disease or health related characteristics in human population and identifying the characteristics with which disease seems to be associated. Distribution of disease, health related characteristics in human population and identifying the characteristic with which disease seems to be associated. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक एंड ये डिजीज़ कैसे रिलेटेड है, कैसे किस फैक्टर से एसोसिएटेड है। बेस्ट डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडी है ये है बेस्ट स्टडी फॉर असेसमेंट ऑफ अननोन और न्यू डिजीज़ विद नो इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। अगर कोई नया बीमारी पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाएगी, उसके लिए सबसे बढ़िया होगा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। प्रोसीजर क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ का, 5 पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। तो 5 स्टेप है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का। पहले तो डिफाइनिंग पॉपुलेशन फॉर स्टडी, then we will define the disease, which disease I am going to study, describing the disease by time, place, person। तीसरी बात है, चौथी बात कंपेयरिंग with known indices and formulation of hypothesis। 5 चीज़ें हैं। पॉपुलेशन रिसर्च करो, डिजीज़ डिसाइड करो, डिजीज़ को पर्सन, प्लेस और टाइम से रिलेट करो, फिर
डिजीज को डिस्क्राइब करो अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, पर्सन। चौथा है कंपेयर विद नोन इंडाइसेस विद पॉपुलेशन है। आपके 5 चीज़ें हैं। पॉपुलेशन, फिर डिजीज डिसाइड करो, फिर उसको टाइम, प्लेस, पर्सन के हिसाब से, फिर कंपेयरिंग विद नोन इंडाइसेस विद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन कौन से डिजीज किस समय में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। हर समय हर डिजीज़ का नहीं होता है, कभी कभी सीजनल होता है, कभी इरप्ट होता है, तेज़ी से होता है। तो हम देखेंगे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिजीज़ का। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, पीरियड फ्लक्चुएशन एंड लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में 2 टाइप का है, कॉमन सोर्स एपिडेमिक एंड प्रोपोगेटेड। 3 है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, पीरियड, सीजनल फ्लक्चुएशन एंड लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। अब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन देखते हैं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन 2 तरह का होता है, कॉमन सोर्स एपिडेमिक एंड प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। कॉमन सोर्स एंड प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। और कॉमन सोर्स भी 2 तरह का होता है, इसमें है सिंगल एक्सपोजर, एक बार एक्सपोज होता है इंसान। दूसरा है कंटिन्यूस रिपीटेड एक्सपोजर। अब सिंगल एक्सपोजर में क्या क्या हो सकता है, जैसे फूड पॉइजनिंग और भोपाल गैस ट्रेजिडी है, ये सिंगल एक्सपोजर है। ये एक्सप्लोजिव होता है, शार्प राइज एंड शार्प फॉल इन नंबर ऑफ केसेस। क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इज ए narrow interval of time. Clustering of cases in narrow interval of time. All cases develop within one incubation period of the disease. A uniform curve with no secondary wave. For example, food poisoning, Bhopal gas tragedy, easy to remember. And the second one is continuous और multiple exposure। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, contaminated well in a village and legionnaire disease outbreak in Philadelphia and STT prostitutes। यहाँ पे कंटिन्यूस एक्सपोजर होता रहता है, तो केस आता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। यहाँ पे सेकेंडरी वेव आता है, शार्प राइज इन नंबर ऑफ केसेस, देन फाइल नंबर ऑफ केसेस इज इरेप्टेड बाय सेकेंडरी वेव। अब हम दूसरी तरह का शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन देखेंगे, जो है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। इसमें क्या होता है कि एक जगह से निकल के ये धीरे धीरे समाज में, कम्युनिटी में फैलता रहता है, जैसे HIV, TB, पोलियो, हेपेटाइटिस है। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होगा। स्पीड ऑफ स्प्रेड डिपेंड ऑन हर्ड इम्यूनिटी एंड सेकेंडरी अटैक रेट। इसमें जो बनेगा कर्व रैंडम बनेगा, हाई लो एंड पीरियोडिक फ्लक्चुएशन दूसरे टाइप का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है डिजीज़ का। सीजनल ट्रेंड है, साइक्लिक ट्रेंड है। सीजनल में क्या है, ठंडी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बढ़ जाता, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, गट का इन्फेक्शन होता है। गर्मी में साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है, साइक्लिक ट्रेंड होता है इन्फ्लुएंजा का, रूबेला का। इन्फ्लुएंजा अक्सर 7 से 10 साल में पेंडेमिक या एपिडेमिक लाता है, रूबेला 6 से 9 साल में। अब लॉन्ग टर्म्स ट्रेंड होता है कोई डिजीज़ का, ये तीसरा है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में। लॉन्ग टर्म में क्या है, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, पोलियो है, डिप्थीरिया, टाइफाइड है। ये हो गया शॉर्ट टर्म पीरियोडिक फ्लक्चुएशन एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है, 2 चीज़ें हैं, कॉमन सोर्स एंड प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। कॉमन सोर्स में 2 चीज़ें हैं, सिंगल एक्सपोजर है और दूसरा है कंटिन्यूस एक्सपोजर। सिंगल एक्सपोजर में फूड पॉइजनिंग और
और अलग स्ट्रेटजी है। और कंटिन्यूस एक्सपोजर में हम कंटामिनेटेड वेल, स्टेटी प्रोस्टिट्यूशन एंड लेगनिया डिजीज इन फिलाडेल्फिया। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में सीजनल ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड में दो चीज़ें आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, विंटर सीजन में, वेट इन्फेक्शन समर सीजन में। अब हम देखते हैं जल्दी एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी क्लियरली इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड अकरेंस। आउटब्रेक भी होता है। स्मॉल लोकलाइज्ड एपिडेमिक को हम आउटब्रेक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस विल बी द फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? कांस्टेंट प्रेजेंस और यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया इजी टू रिमेंबर। एंडेमिक कहाँ जरूरी चीज़ है, आज तक नहीं जानते थे। एंडेमिक के भी टाइप होते हैं। एंडेमिक दो टाइप का होता है, हाइपर एंडेमिक, होलो एंडेमिक। होलो एंडेमिक होता है हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगिनिंग अर्ली इन लाइफ अफेक्टिंग मोस्टली चिल्ड्रंस। हाइपर एंडेमिक किसी के भी हो सकता है, अफेक्ट ऑल एज। किसी हाइपर एंडेमिक जो डिजीज़ है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज एट हाई इंसिडेंस पे या प्रिविलेंस। एंडेमिक कर्व भी देख सकते हैं। एंडेमिक कर्व हाई लो हो रहा था। ये एपिडेमिक हुआ तो अचानक से ज़्यादा हाई नंबर ऑफ केसेस आते हैं, फिर से कम हो जाएगा। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक आर कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए एंड एपिडेमिक। पेंडेमिक भी एक एपिडेमिक है जो कंटिनेंट्स में फैल जाता है। अब स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है? स्कैटर्ड केस, वाइडली सेपरेटेड इन स्पेस एंड टाइम एंड सो नो कनेक्शन विद ईच अदर। Scattered cases, widely separated by space and time and showing no connection with each other. Occurrence of disease is a haphazard or irregular pattern. irregular pattern बिल्कुल कहीं यहाँ हो गया वहाँ हो गया, कोई रिलेशन नहीं समय और स्पेस है। इक्टेमिक अब देखते हैं क्या होता है। इक्टेमिक डिजीज दैट ओरिजिनेट्स outside of the area in which it occurred। ऐसी जगह पे कोई नई बीमारी पैदा हो गया जो वहाँ कभी नहीं था, उसको बोलेंगे एपिडेमिक। एक जो डिजीज़ है जो दूसरे कंट्री से आता है, कोई डिजीज़ जैसे कोरोना आया चाइना से, लेकिन इसका जो वायरस है पहले से तो प्रेजेंट ही था। आज के लिए इतना ही।